औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आमीन। आज का लेक्चर जी डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर है और हम लोग सेमेस्टर के शुरू से डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बात तो करते ही आए हैं और इसके बारे में हम डिस्कशन तो करते ही आए हैं, लेकिन आज जो है वो पूरा फोकस ही हमारा डिजिटल प्रोडक्ट्स होगा और डिजिटल प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट कैसे होती है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ये लेक्चर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल एक नई फील्ड है डिजिटल प्रोडक्ट्स और बड़ी ही अपकमिंग फील्ड है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी और एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और फ्यूचर में ये और ही ज़्यादा चीज़ ग्रो करेगी। तो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल फ़ायदा भी हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। इनटैंजिबल गुड्स दैट एग्जिस्ट इन अ डिजिटल फॉर्मेट। इसकी हम ढेर सारी एग्जांपल्स जो हैं वो शुरू से डिस्कस करते आए हैं। जी, तो मैंने सर्च किया था 20 मोस्ट पॉपुलर डिजिटल प्रोडक्ट्स टू सेल इन 2024। सो ये एक लिस्ट आपके साथ और ये मल्टीपल लिस्ट इस तरह के आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन। किसी ने 20 मोस्ट पॉपुलर लिखा हुआ है, किसी ने 10 मोस्ट पॉपुलर लिखा हुआ है। सो मैंने 5-6 लिस्ट पढ़ के तो उसमें से सारी इम्पोर्टेंट डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं ये मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें लिखे हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, सो दैट आप इन चीज़ों के बारे में अपने एंटरप्रेन्योरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं। सो ई बुक्स के बारे में हम कर चुके हैं बात, डिजिटल म्यूजिक के बारे में, डिजिटल आर्ट है, सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जो है ई लर्निंग का जो पूरी एक इंडस्ट्री है वो अकॉर्डिंग टू शॉपिफाई दैट विल बी 840 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो होगी बाय 2030 बन चुकी होगी। और ये तकरीबन कोई 17 से 18% के हिसाब से ऑन एवरेज जो है एनुअल बेसिस के ऊपर ग्रो कर रही है। इसके अलावा जी वर्चुअल गुड्स हैं जो कि वीडियो गेम्स के अंदर बहुत सारे वर्चुअल गुड्स होते हैं, टोकन्स होते हैं। आप लोगों में से जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं वर्चुअल वर्ल्ड्स के अंदर, आप लोगों को बड़ा अच्छे से आइडिया होगा कि वो टोकन्स वगैरह जो हैं वो भी बिकते हैं ऑनलाइन। सो लोग क्या करते हैं, लोग गेम्स खेलते हैं और वो सारी चीज़ें गेम्स के अंदर टोकन्स हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई वो अचीव करते हैं और फिर उसको ऑनलाइन उसको सेल कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है एक मार्केट जो है बन चुकी भी है। स्टॉक फोटोज हैं, वीडियो फुटेजेस हैं, साउंड इफेक्ट्स हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इसकी मार्केट जो है वो यूट्यूब की वजह से ग्रो कर रही है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, वीलॉगिंग करते हैं, वीडियो लॉगिंग करते हैं और पैसे कमा रहे हैं वो लोग। तो उनको अपनी वीडियोस के अंदर फोटोज भी चाहिए होती हैं और उनको वीडियो फुटेजेस भी चाहिए होती है जिसके ऊपर वो अपना वॉइस ओवर कर सके और उनको बहुत ढेर सारे साउंड इफेक्ट्स भी चाहिए होते हैं। सो इन सब की एक अलहदा से कॉम्प्लीमेंट्री मार्केट बन चुकी हुई है क्योंकि वो सब लोग जो है फिर ये साउंड इफेक्ट्स और वीडियो फुटेजेस जो हैं छोटी छोटी क्लिप्स इसके वो खरीदते हैं और वो अपनी पर्सनल वीडियोस के अंदर उसको यूज़ करते हैं। वेब टेम्पलेट्स हैं, अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ढेर सारे डिज़ाइनर लोग जो हैं उन्होंने वेब टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं। यू कैन बाय दैट एंड यूज़ दैट फॉर योर ओन वेबसाइट। मोबाइल ऐप्स आप बना सकते हैं, बड़ा ही आसान है बनाना भी और बेचना भी। आइकॉन्स हैं, फॉन्ट्स हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा डिजिटल सारी मार्केट की वजह से ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है बिकॉज फोटोग्राफी जो है और फोटोग्राफ्स जो है वो और उनकी जो वीडियोस है वो उसकी अहमियत जो है वो आज जितनी महसूस हो रही है आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई थी।
सो प्रोडक्ट फोटोग्राफी जो है वो एक पूरा एक प्रोफेशन बन चुका हुआ है। लोगों ने जब अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करने होते हैं तो वो एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफर को हायर करते हैं, जो और उनको वो अपना प्रोडक्ट भेज भी देते हैं। सो वो उनकी अच्छी सी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करके वो उनसे शेयर कर लेते हैं, ताकि वो डिजिटल फोटोज जो है अपनी वेबसाइट वगैरह पे उनको शेयर कर सके। सो एक पूरा प्रोफेशन बन चुका हुआ है। इसके अलावा लाइव सेशंस जो है वो भी आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में डिजिटल सर्विसेज जो कि आ जाती है, जिस तरह ऑनलाइन कोर्सेज हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज में तो रिकॉर्डिंग्स हैं जो लोगों ने रिकॉर्ड करके अपना अपलोड किया हुआ है, बट लाइव सेशंस में क्या होता है, लाइव सेशंस में लोग उसमें क्वेश्चंस पूछ सकें, जो उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई, ज़्यादातर ये ट्रेनिंग्स वगैरह में यूज़ होता है। इसके अलावा एक्सेल फाइल्स की अगर बात करें तो एक्सेल फाइल्स जो है उसके ऊपर पूरे पूरे टेम्पलेट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। एक पूरा, हम लोग आगे जाके मॉडलिंग पढ़ेंगे भी, आप उसमें एक पूरा एक अपना मॉडल बना देते हैं एक्सेल फाइल के अंदर। जिस तरह लेट्स से ज़कात कैलकुलेट करने का मॉडल है, वो आप छोटा सा बना दें। एक तरीका तो ये है कि पूरे ज़कात के आप रूल्स जो है वो सीखें और फिर अपनी ज़कात कैलकुलेट करें। दूसरा तरीका ये, ऑनलाइन आपको ज़कात कैलकुलेटर्स एक्सेल के मिल जाएंगे। वो पूरा एक फॉर्मेट बना होता है, उसमें आप सारी अपनी डिटेल उसमें लिखी होती है कि अपने आप अपनी कैश लिख दें, आप अपने एसेट्स जो है वो मेंशन कर दें, उनकी वैल्यू मेंशन कर दें। वो सारा कुछ कर के आपको वो एंड में कैलकुलेट कर देता है। इसी तरह के और भी बहुत ढेर सारे एक्सेल के इस तरह की फाइल्स और इसके मॉडल्स जो हैं वो ऑनलाइन सेल भी होते हैं और फ्री में भी अवेलेबल हैं। इसी तरह वर्ड के टेम्पलेट्स हैं। वर्ड के टेम्पलेट्स में क्या होगा, जैसा सीवी कोई अच्छी सी आपने उसका टेम्पलेट बना के रख दिया, वो somebody कैन बाय दैट। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बहुत ढेर सारे, स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके वर्ड टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, उसमें सिर्फ आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है और यू गुड टू गो। जिस तरह रेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक बड़ा स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है। वो यू कैन बाय दैट एंड यू कैन यूज दैट, और अगेन फ्री में भी अवेलेबल है। कॉपी राइटिंग है। कॉपी राइटिंग भी एक पूरा पहले भी होती थी, लेकिन अब वो उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तरह ही कुछ लोग जो वीडियोस बनाते हैं उसके साथ वो सबटाइटल्स के लिए भी लोगों को हायर कर लेते हैं। सो देयर आर पीपल जो कि पूरी आपकी वीडियो सुनेंगे और उसको जो भी आप बोल रहे हो उसको टाइप करके उसके सबटाइटल्स क्रिएट हो जाते हैं, सो दैट पीपल कैन ऑल्सो embed सबटाइटल्स इन देयर वीडियोस, राइट। बेनिफिट्स की अगर बात करें कि डिजिटल प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं और उसके चैलेंजेस क्या हैं ओवर फिजिकल प्रोडक्ट्स। तो नंबर वन, नो इन्वेंट्री कॉस्ट। आप जितने मर्जी आप अपना रख लें, इन्वेंट्री की बेसिकली ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वो तो कॉपी हो रहे होते हैं। सो आपको देर इज़ एब्सोल्युटली नो इन्वेंट्री कॉस्ट। बड़ी बड़ी फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए आपको इन्वेंट्रीज रखनी पड़ती है और उसकी एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। देर आर नो शिपिंग चार्जेस, ऑब्वियसली शिप ही नहीं होना प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट, वो आप तक आ जाएगा, डाउनलोडेबल होगा या ईमेल हो जाएगा। देर इज ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके ऊपर भी हम पहले बात कर चुके हैं कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। कि आपने एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, लेट्स से 100 प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं, ठीक है, तो उसकी फिक्स कॉस्ट वगैरह सारा कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। अब मार्जिनल कॉस्ट ये होती है कि 101 जो आप एक प्रोडक्ट बनाओगे तो उसकी एक कितनी कॉस्ट आएगी, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट नहीं ऐड हो रही होती, उसमें सिर्फ उसके अपने इंडिविजुअल जो है कॉस्ट उसमें ऐड हो रही होती है। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि एक एक्स्ट्रा अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो इसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो जीरो है, क्योंकि बेसिकली आपने अपना डिजिटल प्रोडक्ट है उसको सिर्फ कॉपी करना होता है और शेयर करना होता है। हाई ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें से आपने सेल्स माइनस और जो सिर्फ उसकी मटेरियल कॉस्ट है ना वो उसमें से माइनस की हुई होती है। सो नेट प्रॉफिट इज डिफरेंट। नेट प्रॉफिट में उसकी मार्केटिंग भी आ जाती है और ज़्यादा फिक्स कॉस्ट उसमें ऐड हो रही होती है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ना वो सिर्फ उसकी जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होती है उसमें से उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी उसका रॉ मटेरियल लगता है ना, या फिर उसमें लेबर लगती है जो उसको क्रिएट कर रही होती है, उसमें से वो माइनस की होती है। दैट इज कॉल्ड अ ग्रॉस प्रॉफिट। इट इज हाई, इट हैज़ हाई ग्रॉस प्रॉफिट बिकॉज इसमें कोई
एज सच मटीरियली यूज नहीं हो रहा होता। सेल्स और डिलीवरी जो है इसकी, वो आप ऑटोमेट कर सकते हैं। आप अपनी पूरी वेबसाइट इस तरह सेट कर सकते हैं, या अपना कोई भी प्लेटफॉर्म है वो आप उसको इस तरह सेट कर सकते हैं कि जैसे ही आपको ऑर्डर आए, वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली जो है वो चला जाए, और या तो डिलीवर हो जाए, उसकी वो चेक करके पेमेंट शेमेंट हो गई है। आपको इसमें आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है। सो यू माइट बी स्लीपिंग एट होम, और पीछे से आपकी वेबसाइट जो है, या जो भी आपने प्लेटफॉर्म अपना सेटअप किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेल्स जो है वो हो सकती है। और इसकी डिलीवरी, इवन फिजिकल गुड्स की अगर आपने डिलीवरी करनी है, उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो, जिस तरह ड्रॉप शिपिंग वगैरह है, कि वो ऑटोमेटिकली आपका जो है क्लाइंट की जो भी ऑर्डर्स आए हैं वो चले जाया करें किसी डिलीवरी वाले को। टीसीएस है फॉर एग्जांपल, कोरियर सर्विस है, और उन्होंने अगर अपने पास आपका स्टॉक रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो राइट बंदे को चली जाए रिक्वेस्ट, कस्टमर का ऑर्डर, और वो वहाँ से उसका एड्रेस वगैरह चला जाए, और वो लोग उसको थर्ड पार्टी उसको डिलीवर करते हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। हाउएवर इसके चैलेंजेस भी हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के, और चैलेंजेस में ऑब्वियसली पायरेसी इज़ द नंबर वन चैलेंज, क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजीली कॉपी हो सकते हैं। सो लोग जो इनको ख़रीद रहे होते हैं, इनके राइट्स ले रहे होते हैं, वो इनको कॉपी करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ या और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। इवन वो अपनी एक वेबसाइट के ऊपर, पायरेसी वेबसाइट के ऊपर, पायरेटेड कंटेंट फ्री में भी लोगों को वो बांट सकते हैं। सो ये पायरेसी जो है, ये एक बहुत बड़ा बहरहाल चैलेंज है डिजिटल प्रोडक्ट्स का। और दूसरा बड़ा इसका चैलेंज ये है कि आपके पास फ्री ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। सो जो भी आप डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक लिखी है, तो वही बुक या वही मटेरियल जो है, वो कोई और बंदे ने लिख के फ्री में वो बुक शायद अपलोड की हो। सो आप उसको जो है उसके चीज़ों को बहुत देखभाल के अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, और उसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आपको रखने पड़ते हैं। बिकॉज वाई वुड एनीबडी बाय योर प्रोडक्ट अगर उसके फ्री ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तो मार्केट में। डिजिटल प्रोडक्ट की मार्केट प्लेसेस जो हैं वो तीन तरह की होती हैं। या तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, उसको बेचने के लिए, या फिर आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया में फेसबुक आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है, राइट। या फिर आप डिजिटल मार्केट प्लेसेस में जाके अपनी प्रोडक्ट्स को प्लेस कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड डिजिटल मार्केट्स हैं। जैसे उसकी एग्जांपल दराज है, अमेजोन है, और कैनवा कैनवा इज आल्सो डिजिटल मार्केट प्लेस, जहाँ पर आप अपने क्रिएटिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जाके वहाँ पर रख सकते हो फॉर पीपल टू बाय। इसी तरह ही शॉपिफाई है। शॉपिफाई इज हाफ वे बिटवीन योर ओन वेबसाइट एंड डिजिटल मार्केट प्लेस, ठीक है। सो उनका मॉडल जो है शॉपिफाई का ऐसे चलता है कि उसके अंदर आप जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, और फिर आप अपनी वेबसाइट वहाँ पर सेटअप करते हो। सो इट्स अ प्लेटफॉर्म। हमने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पढ़ा था। तो शॉपिफाई इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो वहाँ पर आपके पास काफ़ी टूल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट जो है, फंक्शनैलिटी सारी अवेलेबल है, पूरी ई कॉमर्स की जो है वो उसमें फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। सिर्फ आपने उसको सेटअप करना होता है वहाँ पर जाके। तो आप अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसके पेजेस, अपने प्रोडक्ट्स और वो सारा कुछ डिज़ाइन वगैरह उसमें से चूज़ करके, पिक एंड चूज़ करके आप उसको सेटअप कर लेते हो। सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक योर ओन वेबसाइट। तो ये तो हो गई जी डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब हम थोड़ी सी बात जो है वो इसके ऊपर कर लेते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है, और प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाता है। इसको पीडी एलसी भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टाइपो किया हुआ है, दिस इज पीडी एलसी, राइट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसी तरह ही हमने पहले भी जो पढ़ा था, जो हमने
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की थी, तो वो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, PDLC, राइट। सो इसके 5 फेजेस होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। सबसे पहले तो इसमें नीड आइडेंटिफाई की जाती है। अच्छा, जान लीजिएगा ये डिफरेंट कैसे है। जो हमने पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ी थी, और वो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, वो प्रोजेक्ट था, ये प्रोडक्ट है। प्रोजेक्ट में आपका क्लाइंट जो है, आपका कस्टमर जो है, वो आपके सामने बैठा होता है। आप उसके साथ जाके बात कर सकते हो, उससे सारी रिक्वायरमेंट्स ले सकते हो, उससे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट साइन ऑफ कर सकते हो, राइट। और वो आपको पैसे उस काम के दे रहा होता है। और पैसे आप उससे 50% एडवांस में भी ले सकते हो, और वो आप बाउंड होता है आपको पैसे देने का, जो भी आप काम कर रहे हो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कस्टमर जो है वो आपके सामने नहीं बैठा हुआ। इसमें पूरी आप समझ लें, पूरी मार्केट, पूरी दुनिया जो है वो आपकी कस्टमर है। और इसमें प्रोडक्ट बना, और वो पैसे आपको नहीं दे रहा। पैसे वो आपको तब देगा अगर आप प्रोडक्ट बना के मार्केट में प्लेस कर लोगे। उसके बाद कस्टमर डिसाइड करेगा वेदर ही वांट्स टू बाय योर प्रोडक्ट और नॉट। और फिर वो आपको पैसे देगा या नहीं देगा, ये उसका डिसीजन है, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें आ जाता है। एक तो कस्टमर आपके सामने है नहीं, आप उससे रिक्वायरमेंट ले नहीं सकते हो, राइट। और रिक्वायरमेंट्स का अंदाज़ा लगाना होता है, और फिर आप पूरा प्रोडक्ट डेवलप करके अपनी जेब से उसमें पैसे लगा रहे होते हो। दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। और वो प्रोडक्ट चले ना चले, लोग उसको खरीदें ना खरीदें, आपको पैसे दें ना दें, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बड़ी ही हाई रिस्क सिचुएशन जो है इसकी वजह से बन जाती है। सो इसी वजह से इसका जो लाइफ साइकिल है ना, वो बहुत ही डिफरेंटली चलता है फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो इसमें सबसे पहले जो है नीड आइडेंटिफाई करनी होती है कि बेसिकली नीड है क्या। सो पहला फेज देखते हैं नीड क्या है। इसमें आपने यू हैव टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड। कस्टमर नीड कैसे आइडेंटिफाई की जाती है? उसके लिए बिहेवियरल एनालिटिक्स हैं। बिहेवियरल एनालिटिक्स जो है वो, उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ी कहीं ना कहीं पहले भी बात की हुई है कि ये डेटा डेटा एनालिटिक्स के अंदर एक फील्ड आ जाती है, बिहेवियरल एनालिटिक्स। और ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आपको चीज़ मिल जाती है कि लोग बेसिकली किस तरह बिहेव कर रहे हैं ऑन अ सर्टेन प्लेटफॉर्म। और वो प्लेटफॉर्म्स जो है ना, वो अपने पास किसी ना किसी हद तक रिकॉर्ड रख रहे होते हैं कस्टमर्स का या यूजर्स का। और इस रिकॉर्ड को फिर बाद में इसका एनालिसिस किया जाता है, और इसी को बिहेवियरल एनालिटिक्स भी बोला जाता है। सो फॉर एग्जांपल, यूट्यूब के ऊपर अगर आप कोई वीडियो बना के अपलोड करते हैं, तो फिर आप उसके, यूट्यूब मॉनिटर कर रहा होता है काफ़ी चीज़ें अपनी यूजर्स की। तो आपको वो अपनी वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ढेर सारे एनालिटिक्स दिखा रहा होता है। फॉर एग्जांपल, वो ये बता रहा होगा कि आपकी वीडियो कौन लोग देख रहे हैं, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, कौन सी कंट्री से देखी जा रही है, उनकी पाकिस्तान से कितने लोग देख रहे हैं, अमेरिका से आपकी वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, उन लोगों की एज ब्रैकेट्स क्या क्या है। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने पिछली भी जो वीडियो आप लोगों का रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड किया था, उसमें मुझे 100% लिखा आ रहा था कि पीपल आर बिटवीन द एज ऑफ 18 to 24। 100%। और 100% पाकिस्तान से व्यू आ रहे थे, राइट। तो इस तरह की बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एनालिटिक्स जो है वो अवेलेबल होती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो आप उनको देखते हो, उनसे कस्टमर नीड का अंदाज़ा लगाते हो। देन देयर आर सर्विस। आप सर्विस जो है वो करते हो, सर्टन पोटेंशियल कस्टमर्स को भेजते हो, उनसे कुछ क्वेश्चंस आप पूछते हो। इन सब के अलावा आप कंपेटिटर एनालिसिस करते हो कि जो नीड आप सेटिस्फाई करने के लिए अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी कंपेटिटर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं, और वो क्या क्या सर्विस या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं।
वो देखना बहुत ज़रूरी है, और उनकी प्राइस रेंज क्या है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इन सब के बाद आप फोकस ग्रुप्स भी कर सकते हो। यू सेलेक्ट अ नंबर ऑफ पीपल जो कि पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं आपके, और फिर उनसे फोकस ग्रुप में आप अपना प्रोडक्ट के बारे में आप उनको आइडिया शेयर करते हो और उनसे पूछते हो, या उसका कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट की शक्ल बना के, जिसको प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं, वो भी आप उनको दे के, तो उसके ऊपर भी आप उनसे फीडबैक ले सकते हो। सो फोकस ग्रुप में ज़्यादातर जो है वो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ डिस्कशन। इसके अलावा सोशल लिसनिंग जो है वो भी आपको करनी पड़ती है। वो भी एक तरीका है नीड आइडेंटिफाई करने का। सोशल लिसनिंग में अगेन सोशल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उसमें जाके, और उसके टूल्स भी अवेलेबल हैं जो इन सोशल प्लेटफॉर्म्स से डेटा पुल कर लेते हैं, जो भी आपके मतलब का कीवर्ड्स हों या कुछ इस तरह हो, हैशटैग्स हों, उसकी बेस के ऊपर वो डेटा पुल कर लेते हैं, और वो फिर आपको उसके कुछ एनालिटिक्स दिखा रहे होते हैं कि लोग एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर क्या-क्या बात कर रहे हैं। हमने इसके अलावा एक ये चीज़ भी पढ़ी थी कि कम्युनिटीज़ जो हैं वो भी बहुत एक पॉपुलर अब मार्केटिंग टूल बन चुका हुआ है। और यू पिक एनी टॉपिक, और उस टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई कम्युनिटी जो है वो एटलीस्ट फेसबुक के ऊपर तो ज़रूर एग्जिस्ट करती होगी। सो यू कैन जॉइन दैट कम्युनिटी। आप उस कम्युनिटी के अंदर जाके और देख सकते हो कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं, क्या शॉर्टफॉल्स हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर। तो यू कैन पिक अ नीड फ्रॉम देयर। आपको वहां पर से कोई गैप आइडेंटिफाई करके कि भाई ये प्रोडक्ट्स है लेकिन किसी में भी कोई एक खास फीचर अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स अ गैप यू कैन आइडेंटिफाई, दैट्स अ नीड दैट यू कैन आइडेंटिफाई। तो वो नीड आप आइडेंटिफाई करके उसकी बेस के ऊपर आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो। रिव्यूज प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कंपेटिटर आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनकी रिव्यूज जाके आप पढ़ सकते हो, उनको मॉनिटर कर सकते हो कि लोगों ने उनके बारे में रिव्यूज क्या लिखे हुए हैं, उनको पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। सो यू कैन इम्प्रूव ऑन दोज प्रॉब्लम्स। ये आप कंपेटिटर प्रोडक्ट्स के बारे में भी कर सकते हो, और ये आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में भी कर सकते हो जो कि आप ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हो। सो ये 5 फेजेस जो है ना, ये काइंड ऑफ लाइक एक साइकिल के अंदर चल रहे होते हैं, विच इज वाई इट्स कॉल्ड लाइफ साइकिल। क्योंकि ये पांचों फेज जब आप पूरे कर लेते हो तो फिर आप ये दोबारा से नीड से शुरू हो जाते हो। तो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट मार्केट में होता है अगर है, और दोबारा से आप नीड वाले फेज में आते हो, तो फिर आप अपने ही प्रोडक्ट की रिव्यूज जो है वो देख रहे होते हो, या कस्टमर फीडबैक भी उसमें चल रही होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज इंगेज योर सेल्स टीम इफ यू हैव वन। अगर आप एक कंपनी है और आप एक एज एन एंटरप्रेन्योर अपने लिए कोई डिजिटल प्रोडक्ट नहीं डिजाइन कर रहे हो, और अगर आप एक कंपनी हो, तो फिर आप अपनी सेल्स टीम को और अपनी आफ्टर सेल्स टीम को जरूर इन्वॉल्व करते हो, बिकॉज दीज आर द पीपल जो कि आपके कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि सेल्स करते हुए भी कस्टमर से इंटरेक्शन होता है, और जब कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद लेता है, तो आफ्टर सेल्स सर्विस के अंदर आपकी जो आफ्टर सेल्स की टीम है वो कस्टमर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट के मसले मसाइल जो होते हैं वो आफ्टर सेल्स टीम को सबसे ज्यादा पता होते हैं। सो ऑलवेज ऑलवेज इन्वॉल्व योर सेल्स टीम एंड योर आफ्टर सेल्स टीम, राइट। इस सब की वजह से जितने भी आपके पास प्रोडक्ट आइडियाज जनरेट होते हैं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस नीड आइडेंटिफाई करना। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एक पूरा लंबा चौड़ा फेज है। तो इसमें आप अपने प्रोडक्ट आइडियाज जितने भी आपको आते रहते हैं ना, उनको आपने यू हैव टू प्रॉपरली मैनेज देम। उसको मैनेज करने का तरीका क्या है कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ आइडियाज जो है ना वो आप मेंटेन करते हो। ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ आइडियाज जो है वो आप मेंटेन करते हो, अपने पास लिख के रखते हो प्रॉपरली, क्योंकि आइडियाज आप, ताकि उसको आप भूल ना जाएं। और एंड में कौन से वाला आइडिया आप पिक करते हो जिसके ऊपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है वो, ताकि आपके सामने हो एट द एंड ऑफ दिस फेज कि आप कौन से वाले आइडिया को पिक एंड चूज कर सकते हो।
फिर सेकंड फेज में विजन जो है वो सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द नीड ऑफ द मार्केट, तो फिर सबसे पहले आप अपना नैरेटिव बिल्ड करते हो। नैरेटिव बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं बिफोर यू बिल्ड, यू हैव टू बिल्ड योर नैरेटिव बिफोर यू बिल्ड योर प्रोडक्ट। नैरेटिव बिल्ड करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक आप ये पूरे 5 फेजेस से नहीं गुजर जाते, सो आपको वर्डिंग के अंदर लिखना बहुत ज़रूरी है कि नीड है क्या और आप उसको कैसे सॉल्व करने लगे हो, सो दैट बाकी फेजेस में भी आपको ये आपके सामने रहे कि आप क्या करना चाह रहे हो। एंड दिस ऑल्सो आंसर्स द वाई, कि वाई आर यू डेवलपिंग अ प्रोडक्ट इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो वाई जो है वो बड़ा ही क्लियरली इन वर्ड्स आपके सामने होना चाहिए। और ना सिर्फ आपके सामने होना चाहिए, आपकी पूरी टीम, आपके पूरे ऑफिस, आपकी पूरी कंपनी को पता होना चाहिए कि वो जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उसका वाई क्या है, वो क्यों ये प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि डाउन द लेन बाकी फेजेस में कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपने शुरू किसी और काम के ऊपर किया था और क्रिएटिव की, बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, ऑल ऑफ इट इज अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस। तो क्रिएट करते करते ऐसा ना हो कि एंड प्रोडक्ट कुछ और बन जाए। सो ये वाई जो है ना, और ये नरेटिव जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको वर्डिंग में करके और आप उसको सेव करके रख लो और आप हर किसी को पता हो कि वो क्या है। इसके अलावा विजन में आपने जो है टू पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भी आइडेंटिफाई करना इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो काम करने जा रहे हो, कोई आप फीचर ऐड करने जा रहे हो अपने प्रोडक्ट में, या कोई प्रोडक्ट आप अगर डिज़ाइन करने जा रहे हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो आपको पता होने चाहिए। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो ठीक है, अच्छी बात है, उसी के लिए आप बिल्ड कर रहे हो प्रोडक्ट। लेकिन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो आ सकते हैं, कोई बैकलैश आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, वो आपको भी पता होनी चाहिए, आइडेंटिफाई आपको कर कर चुके होने चाहिए बिल्कुल शुरू में, ताकि आप उसकी भी कोई बैकअप प्लान या उसकी भी कोई डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो आप अपने साथ उसको भी बिल्ड करो। इसके अलावा जी, जब आप ये थर्ड फेज में आप एंटर होते हैं, आपने अब नीड भी आइडेंटिफाई कर ली और आपने अपना क्लियरली विजन जो है वो भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर तीसरे फेज के अंदर आप अपना एक रोड मैप डिजाइन करते हैं। रोड मैप क्या होता है कि अ, जितने भी जो आपका प्रोडक्ट है उसके जो भी फीचर सेट है, वो आप उसका एक जर्नल आइडिया जो है ना वो आप बनाते हैं कि भाई अभी इस वक्त करंट मेरे प्रोडक्ट के अंदर फीचर सेट कौन कौन से हैं, ठीक है। या करंटली आपने किसके ऊपर काम करना है, और जब इन फीचर सेट के ऊपर आप काम कर लोगे, तो फिर इसके बाद अगले साल या उससे अगले साल आपने जो है कौन से फीचर्स के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। वो पूरा फीचर सेट आप अगले साल का और फिर उससे अगले साल का और बाकी के कुछ और फीचर सेट्स जो आप अभी से आइडेंटिफाई आपने कर लिए हैं, लेकिन आप अब शुरू में उनके ऊपर काम नहीं करना चाहते, यू वांट टू कीप देम फॉर लेटर, कि भाई ये फीचर सेट को हम बाद में कभी देखेंगे। शुरू में फर्स्ट ईयर या फर्स्ट लॉन्च में हम इस पे काम करेंगे, सेकंड वर्जन में जो है हम किसी और सेट में काम करेंगे। सो उस तरह करके आप अपना एक रोड मैप जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हो, और उसमें फीचर सेट को अकॉर्डिंगली आप जो है वो अ, उसमें रोड मैप में रख लेते हो, सो दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम पॉइंट कि हम किस तरह इसको लेकर चलेंगे, ताकि अगले साल या अगले लॉन्च जब भी होगा नेक्स्ट वर्जन, तो उसमें आपको क्लियरली पता होगा कि भाई हमने ऐसे ये डिसाइड किया था कि ये फीचर्स जो है हम सेकेंड वर्जन में जो है वो लॉन्च करेंगे। Obviously you can always change as you go on this road, आप उसको चेंज तो कर सकते हो, बट एक रोड मैप होना अगले 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का बहुत जरूरी है, ताकि आप लोगों की डायरेक्शन जो है, आपकी डायरेक्शन, आपकी टीम की डायरेक्शन वो सही रहे एंड एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। इसके अलावा रोड मैप के अंदर आप मेजरेबल गोल्स जो हैं वो इसमें आइडेंटिफाई करते हो, इनको मैट्रिक्स भी बोला जाता है।
और ये मेजरेबल होने चाहिए, और ये कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपनी जो है वो कन्वर्जन रेशो जो है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि भाई वो मैंने इंक्रीज करनी है अपने प्रोडक्ट की वजह से। आप उस सेल्स के मेजरेबल गोल्स रख सकते हो, टारगेट्स रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब का कंटेंट अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपका उसमें टारगेट ये हो सकता है कि मैंने अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। आपका टारगेट ये हो सकता है कि मैंने उसमें लाइक्स इंक्रीज करने हैं। आपका टारगेट ये हो सकता है कि मैंने रिटेंशन रेट जो है वो इंक्रीज करना है। ये सब अलग अलग मीट्रिक्स हैं, और इनके ऊपर अलग अलग तरीके से काम होता है। सो मीट्रिक्स आइडेंटिफाई करना और मेजरेबल मीट्रिक्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है अपने रोड मैप के अंदर, हर उसके माइलस्टोन के बाद, कि क्या माइलस्टोन्स होंगे और हर माइलस्टोन का मेजरेबल मीट्रिक क्या होना चाहिए। सो दैट एट ए लेटर स्टेज जब आप वो माइलस्टोन अचीव कर लो अपने रोड मैप के ऊपर, तो आप एग्जैक्टली exactly मेजर करो कि जो काम आपने शुरू में सोचा था अचीव करने के लिए, क्या वो वाकई आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। फोर्थ फेज जो है वो प्रायोरिटाइज करने का फेज है। इसमें जब आपने रोड मैप भी अपना बना लिया, तो फिर आप अपने जो करंट फीचर्स हैं जिनके ऊपर अभी आपने फर्स्ट एक फेज में काम करना है, उन फीचर्स को आप प्रायोरिटाइज करते हो। और प्रायोरिटाइज करने का क्या मतलब है कि उसमें अलग अलग उसके मॉडल्स हैं। अब एक मॉडल जो हम इसमें डिस्कस आज कर रहे हैं, वो उसको कहते हैं राइस मॉडल। उसको राइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें चार चीज़ें जो हैं वो देखी जाती है, जिसमें रीच है, उसमें इम्पैक्ट है, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस और ई स्टैंड्स फॉर एफर्ट। इन सबको आप एक फॉर्मूले के अंदर डालते हो, हर फीचर का आप ये चारों चीज़ें निकालते हो, और फिर इसका एक फॉर्मूले में डाल के उसका हर फीचर का एक राइस स्कोर जो है वो एक मेजरेबल जो है ना फिगर आपके पास वो आती है। वो उसका एक स्कोर होता है, एंड बेस्ड ऑन दिस स्कोर, जिस भी फीचर का स्कोर आपके पास ज़्यादा आ रहा होता है, आप उन फीचर्स को प्रायोरिटाइज करते हो कि पहले हम इनके ऊपर काम करेंगे। अब ये इसको देख लेते हैं होता क्या है। रीच का मतलब ये होता है कि आप कितने कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हो। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट जो है वो कितने कस्टमर्स को रीच करेगी, और आप कितने, आपके पास आपका ख्याल है कि कितने नए कस्टमर्स जो हैं आप उनसे जनरेट कर पाओगे, उस प्रोडक्ट को बेच पाओगे कितने कस्टमर्स को, राइट। तो उसको कहते हैं रीच। इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट का मतलब होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, राइट। सो आप अपने फीचर सेट के ऊपर अपने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को भी नोट करते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप अपने फोकस ग्रुप्स वगैरह में भी कर सकते हैं, सर्वे से भी कर सकते हैं। आप उनको फीचर सेट देते हैं और उनको कह सकते हैं कि भाई इसको आप रेट करो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, कि आपको कौन से फीचर्स जो हैं आपको आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और कौन से फीचर्स जो हैं आपके लिए कम इम्पोर्टेंट हैं। और आप इसकी पायलट टेस्टिंग भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, कुछ उसका पायलट बना के फोकस ग्रुप को विद इन द कंपनी भी आप इस तरह कर सकते हैं। या फिर आप फोकस ग्रुप को भी इंगेज कर सकते हैं और उनको आप दें अपने एक पायलट एप्लीकेशन, और उसमें फिर आप लोगों से पूछ सकते हैं कि कौन सा फीचर जो है वो उसमें आप ज़्यादा, उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल किसका हाई है, किसका मीडियम है, किसका लो है। सो इसको भी आप एक नंबर असाइन कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने इसको 1 to 5 स्केल के ऊपर किया हुआ है, सो ये भी इसका एक नंबर हो सकता है जिसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन को आप ज्यादा नंबर दे रहे हो, मतलब 5 वुड बी हाई सेटिस्फैक्शन एंड 1 वुड बी लो सेटिस्फैक्शन। इसके अलावा कॉन्फिडेंस आ जाती है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि जो भी आपने फर्स्ट फेज में अपनी रिसर्च की है, जो डेटा आप लेकर आए हो, नीड जहाँ से जैसे आपने आइडेंटिफाई की है,
उस सब डेटा में जो आपने डेटा कलेक्शन की है, रिसर्च की है, उसमें कॉन्फिडेंस कितना है आपका? क्या ये जीरो कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपने कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया, बस ये आपका ख्याल है कि ये एक नीड एग्जिस्ट करती है, दिस मीन्स जीरो कॉन्फिडेंस, राइट? 100% कॉन्फिडेंस आप कह सकते हो कि मेरा इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है, ये सब का सब डेटा मैंने ऑनलाइन कलेक्ट किया हुआ है एंड दिस इज 100% एक्यूरेट। तो इसके दरमियान में कोई भी परसेंटेज जो है वो आप असाइन कर देते हो कि ये कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस के कितने परसेंटेज के पॉइंट्स है। इसके अलावा आप हर फीचर का जो है वो एक कॉस्ट निकालते हो कि कोई भी फीचर जो है उसको डेवलप करने के लिए कितने लोग चाहिए होंगे और वो कितने दिन काम करेंगे, इस तरह। और हर बंदा जो चाहिए होगा, डिज़ाइनर चाहिए होगा, कोई डेवलपर कोडर चाहिए होगा, जिस तरह भी, वो उन सारों की आप उनकी सैलरीज वगैरह कैलकुलेट करके उसकी एक कॉस्ट निकालते हो कि हर फीचर को डेवलप करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, राइट? इस सब के बाद जब आप ये सारे फिगर्स निकाल लेते हैं, तो इस सब के बाद फिर आप उसको इस तरह एक फॉर्मूले में लगाते हैं। सो याद कीजिएगा कि हमने सबसे पहले तो रीच की थी कि बेसिकली कितने कस्टमर्स जो हैं हम उनको ये सेल कर सकते हैं ये प्रोडक्ट। वो फिगर यहाँ पर आपकी आ जाएगी, इसको आप सेल्स फिगर भी कह सकते हैं। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इम्पैक्ट से। इम्पैक्ट हमने, याद कीजिएगा, ये रखा था कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन कितनी है उसके ऊपर। 1 to 5 का कोई यहाँ पर नंबर आ जाएगा। सो अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा है उससे, तो फिर आप उसको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और फिर कॉन्फिडेंस के जो फीचर सेट आप जिसकी बात कर रहे हो, जिस फीचर की बात कर रहे हो, वो इज दैट बेस्ड ऑन योर गट फील? तो फिर आप उसको, अगर 100% गट फील के ऊपर है तो आप उसको 0%, मतलब ये तो आइडियल कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। यू कैन से यार 10% मैंने जो है डेटा पे बेस कर रही है मेरी फीचर कि ये वाकई नीड है लोगों की, या 20% या 50% या 80%। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है आप यहाँ पर लिख दोगे और इन तीनों को फिर मल्टीप्लाई करके आप उसकी डिवाइड करोगे उसकी कॉस्ट से। जो जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी उतना ही उसका स्कोर कम आएगा। इसी तरह जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतनी कॉस्ट, उसका स्कोर ज्यादा आएगा। जितना वो, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन जितनी ज्यादा आ रही होगी, ऑन अ स्केल ऑफ, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 1 to 5, उसका स्कोर ज्यादा आएगा। और उसकी रीच जितनी ही ज्यादा होगी उस फीचर की, जितने ज्यादा लोगों को उस फीचर की जरूरत होगी या आपको लगता है लोग जितने ज्यादा यूज करेंगे उतने ही उसका स्कोर ज्यादा आ रहा होगा। इवेंचुअली हाई स्कोरिंग राइस स्कोर जिस फीचर का भी होता है उसको आप फिर प्रायोरिटाइज कर लोगे, उसको पहले डेवलप करोगे। और जिसका स्कोर कम आएगा, जिसमें आपकी एफर्ट कॉस्ट ज्यादा लग रही है, उसको फिर आप लो प्रायोरिटी पे ले जाओगे और उसको फिर आप बाद में देखोगे। ये सारे काम जब आप कर लोगे, राइस आपने स्कोर्स कैलकुलेट कर लिए, सारा कुछ कर लिया, और आपने इसके बाद फिर हम फिफ्थ फेज जो है वो डेवलपमेंट का फेज है। उसमें फिर आप अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट में चले जाते हो, राइट? सो वो प्रोडक्ट जैसे भी डेवलप होगा, वो सारा एक डेवलप हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद फिर आप उसको लॉन्च करते हो। और लॉन्च करने के बाद फिर आप उसका एनालिसिस करते हो। अब एनालिसिस जो है ये बिल्कुल ही एक तरह से फर्स्ट फेज की तरह का है। जो जो कुछ काम आपने फर्स्ट फेज में नीड आइडेंटिफाई करने के लिए किए थे, तकरीबन वही सारे काम आप अपने प्रोडक्ट के एनालिसिस करने में यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, डिजिटल एनालिटिक्स, सबसे पहले उसकी बात हमने की थी। बिहेवियरल एनालिटिक्स हमने पहले देखा था नीड में। अब इसमें भी आप डिजिटल एनालिटिक्स को देखोगे और आप अपने की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स जो हैं आप उनको देखोगे, जो आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके थे। कि ट्रायल साइनअप्स आप देखोगे कितने हो रहे हैं, या तो बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट है या फिर प्रोडक्ट का एक नया वर्जन है। तो अगर तो नया वर्जन है तो फिर आप पुराने वर्जन से उसको कंपेयर करोगे कि अब जो साइनअप्स हैं, ट्रायल लोग उसको ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इन कंपैरिजन आप देखोगे। अगर नया प्रोडक्ट है तो आपने जो भी सेटअप
शुरू में आइडिया लगाया हुआ था उसको देखोगे कि वो उतने ट्रायल्स हो रहे हैं, लोग साइन अप कर रहे हैं उसको ट्राई करने के लिए या नहीं कर रहे। कन्वर्जन रेट आप देखते हो, कन्वर्जन रेट का मतलब होता है कि कितने लोग जो हैं ट्रायल के बाद एक्चुअली वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज द कन्वर्जन रेट। लेट्स से अगर सबके सब लोग जिन्होंने ट्राई किया वो सबके सब लोगों ने एक्चुअली में प्रोडक्ट परचेज कर ली, तो इसका मतलब है कन्वर्जन रेट इज 100%। अगर सब लोगों ने ट्राई करने के बाद आधे लोगों ने परचेज की आधे लोगों ने नहीं परचेज की, तो उसका कन्वर्जन रेट होगा 50%। सो वो आपने जो भी अपना इंडिकेटर शुरू में सेट किया था, वो आप उसको चेक करोगे इसके अगेंस्ट। यूजेज टाइम एक और आपका है मीट्रिक है। यूजेज टाइम का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है वो लोग कितना ज़्यादा इन अ डे उसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। जैसे मोबाइल ऐप है, उसमें कंटिन्यूसली जो है मॉनिटरिंग हो रही होती है हर यूज़र की कि वो कितना यूज़ कर रहा है। तो और वो उसके जो ओनर होता है उसको नज़र आ सकती है अगर आपने उसने उसमें बिल्डिंग की हुई है, बिल्ट इन अगर ये फीचर है आपका, तो वो आपको नज़र आ रही होती है कि लोगों ने नए वर्जन में यूजेज टाइम अपना ज़्यादा कर दिया है या कम कर दिया। फिर कस्टमर सपोर्ट रिक्वेस्ट्स को आप देख सकते हो कि कस्टमर सपोर्ट रिक्वेस्ट क्या आ रही हैं, क्वालिटेटिवली आप उसको देख सकते हो और क्वांटिटेटिवली भी देख सकते हो कि अब सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट की रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही हैं या कम आ रही हैं। क्या लोग ज़्यादा कस्टमर सपोर्ट कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब उनको चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके प्रोडक्ट में। तो उनको आप क्वांटिटेटिवली भी देख सकते हो और क्वालिटेटिवली भी देख सकते हो। इसी तरह कस्टमर फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपने पूरा अपना चैनल जो है फीडबैक चैनल आपका होना चाहिए ताकि आप कस्टमर रिव्यूज़ देख सको, क्वांटिटेटिवली भी देख सको और क्वालिटेटिवली भी देख सको। क्वांटिटेटिवली का मतलब है जिस तरह आपने नोट किया होगा कि 5 स्टार रेटिंग यूजली जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादातर 5 स्टार रेटिंग की चल रही होती है। सो कस्टमर कैन रेट योर प्रोडक्ट 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार। तो आप ये भी देख सकते हो कि आपके प्रोडक्ट को ऑन एवरेज क्या स्टार रेटिंग मिल रही है। सो दैट्स क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में फिर आप उसके रिव्यूज जो है जाके वो पढ़ सकते हो कि जिन लोगों को पसंद आ रही है एप्लीकेशन उनको क्यों पसंद आ रही है, जिन लोगों को नहीं पसंद आ रही उनको क्यों नहीं पसंद आ रही। और इसके लिए फिर आप एक्चुअल सर्विस भी लॉन्च कर सकते हो कि आप अपने सर्टन अपने कस्टमर्स को भी आप ये सर्वे दे सकते हो पूछने के लिए, कुछ आपके क्वेश्चंस हों, कुछ आप जानना चाह रहे हो, इनसाइट्स जानना चाह रहे हो। ये सर्विस आप ऐसे लोगों को भी दे सकते हो जिन्होंने आपके प्रोडक्ट ट्रायल तो की थी लेकिन उन्होंने खरीदी नहीं, वो कन्वर्ट नहीं हुए। सो यू कैन आस्क देम कि क्या वजह हुई, कैसे हुई, क्यों, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी कि उन्होंने उनको ट्रायल में ही ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। सो वो सर्विस भी कस्टमर फीडबैक का एक बहुत अच्छा इंसाइट होती है टू नो कि कस्टमर क्या सोच रहा है और कैसे सोच रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर सोशल लिसनिंग की भी हमने ऑलरेडी पहले बात की हुई थी। उसके लिए आप अपनी कम्युनिटीज़ क्रिएट करते हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़ के अंदर आप जो है वो जाके अपने प्रोडक्ट की फीडबैक देखते हो कि कस्टमर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या वो रिकमेंड कर रहे हैं या वो बुरी बातें कर रहे हैं कि ये मसला है इसमें, वो मसला है, जो भी। और इसके लिए एक्चुअली टूल्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी वही बातें हैं जो हमने फेज़ 1 में की थी और ये इसी वजह से जो भी आपको इस सब में फीडबैक आती है ना डेटा एनालिसिस के उसमें, इसकी बेस के ऊपर फिर आप अपना प्रोडक्ट मज़ीद इम्प्रूव कर रहे होते हो या उसके नेक्स्ट वर्ज़न में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी शुरू से शुरू हो जाती है और ये साइकिल आपका कंप्लीट हो जाता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जो चीज़ भी इसमें समझ नहीं आई आप यू कैन सेंड वॉइस नोट्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, या आप रिटन टेक्स्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।